स्टूडेंट्स आप आज हम देखेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, वो एमएचएन से लिया गया है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, यूनिट 8 है। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइटी होना एक नॉर्मल बात है, हर किसी को होती है। जैसे पेपर होता है या कुछ ऐसी हम लोग प्रॉब्लम में इमरजेंसी में आती हैं तो सभी को चिंताएं होती है। लेकिन ये जब स्पेशल फिजिकल सेंसेशन के साथ और अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ, फियर के साथ ज़्यादा होने लगती है तो यही जो होती है एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये हमारी एक प्राइमरी कंडीशन होती है। एंजाइटी कैन बी डिस्क्राइब एज अनकंफर्टेबल फीलिंग, यानी कि फीलिंग ऑफ वर्ग्यू, फियर, जो मतलब एक फियर की फीलिंग देना। एंजाइटी में क्या होगा, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। मीन उसमें क्या होगा कि साइकोलॉजिकली वीक करने वाली कुछ फीलिंग होती है, जैसे कि वरी ऑफ फीलिंग ऑफ फॉर थ्रेट, मतलब कि खतरे की भावना होना, शारीरिक मतलब कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आना, जैसे कि टेकिकार्डिया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो एंजाइटी तो एक नॉर्मल इमोशन है, मैंने जैसे बताया आपको। और ये क्या होता है कि इसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या करता है, जो ब्रेन होता है, ये हमारा जो ब्रेन होता है ये क्या करता है, रिएक्ट करता है टू स्ट्रेस एंड अलर्टिंग, जो अलर्ट करता है हमको। कोई भी जो भी हमारे पास डेंजर, पोटेंशियल डेंजर हमारे सामने आने वाला होता है या आता है, तो उसको ये क्या करता है, हमारे को अलर्ट करता है कि अब कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमारा ब्रेन उसके साथ काम करता है। एवरीवन फील एक्सियस नाउ एंड देन, क्या होता है कि हर कोई जो होता है फीलिंग को क्या करेगा, वो फीलिंग की भावना उसमें होती है। एवरीवन जो होता है कभी ना कभी एंशियस फील करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप क्या होते हैं किसी भी वर्क प्लेस में होते हैं और उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि टेस्ट देने से पहले या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन का सामना करने से पहले, तो आपको क्या होती है, एंजाइटी फील होती है। ठीक है, मीन चिंता कर सकते हैं आप। ओकेजन, ये जो होती है एंजाइटी ओकेजनली होती है, जो कि क्या होती है, ठीक होती है। ठीक है, लेकिन बट ये जो होती है एंजाइटी डिसऑर्डर आर डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो अलग है, दे आर ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, ये क्या होती है, एक मेंटल इलनेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब मेंटल इलनेस जो कि कॉन्स्टेंटली जो होती है एंजाइटी और फियर का जो होती है कॉज बनती है, मतलब निरंतर कंटिन्यू जो होती है एंजाइटी होगी। ठीक है, और क्या होगा कि जब ये एक्सेस हो जाती है, एक्सेसिव एंजाइटी जो होती है, जैसे कि काम जो होता है हमारा, जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, स्कूल होते हैं, फैमिली होती है, यानी कि जो पारिवारिक मेल मिलाप होता है, और जो अदर सोशल सिचुएशन से हमको क्या करती है, बचने के लिए ये मजबूर कर सकती है। यानी कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा ये सिम्टम एक्सेसिव हो जाती है जब एंजाइटी, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नॉर्मल डेली रूटीन के वर्क होते हैं उसको हम करना नहीं चाहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, बचते हैं, कि हमको ये लगता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, इस तरीके की वो फीलिंग हमारे अंदर आती है। ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो मैनेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, इसको ट्रीटमेंट जो होती है, मैनी प्रॉब्लम विद एंजाइटी डिसऑर्डर कैन बी मैनेज देयर फीलिंग। कभी ये जो बहुत सारी जो ट्रीटमेंट होते हैं जिसके वजह से जो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है उसको क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में जो होता है ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, और इसमें जो होता है क्या होता है, एंजाइटी मेक अ डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू योर लाइफ, यानी कि हमारे अपने जो नॉर्मल मतलब जो रूटीन के काम है उसमें भी ये हमको क्या कर सकती है, डिफ़िकल्टी दे सकती है। एंजाइटी के कारण पूरा दिन हमारा क्या होता है, निकालना मुश्किल होता है। इसके सिम्टम में जैसे नर्वसनेस की फीलिंग होगी, पैनिक हो जाना होगा, फियर के साथ साथ स्वेटिंग होगी, और हार्ट बीट होगी, मतलब जो हार्ट बीट होती है वो रैपिड हो जाएगी। और ट्रीटमेंट में जो होती है इसमें मेडिकेशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो टाइप की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, एगोराफोबिया हो गया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, स्पेसिफिक फोबिया, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, पैनिक, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, ये जो होते हैं सेवरल टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक्सेसिव रियलिस्टिक वरी हो जाते हैं, यानी कि जो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाता है, आप उसको ज़्यादा मतलब फियर ले लेते हैं, मतलब ठीक है, एक्सेसिव हो जाता है उसमें, जीएडी में एक्सेसिव हो जाएगा, और रियलिस्टिक वरी हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, मतलब कि जो रियलिस्टिक में होता है उससे ज़्यादा मतलब चिंता करना, डर लगना किसी भी चीज़ से बिना किसी कारण के, ये या फिर बहुत कम
इसमें कारण होगा। यानी कि क्या होगा, या तो ये क्या होगा, ये मतलब जो होता है अनरियलिस्टिक वरी होंगी, टेंशन होगा विथ लिटिल और नो रिएक्शन, कोई ज़्यादा भी बड़ा कारण नहीं होगा या फिर कोई भी रीज़न नहीं होगा, उसके बाद भी क्या हो रहा है, एनजाइटी हो रही है। फिर दूसरा हो गया पैनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप अचानक ही इंटेंस फील, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फील करते हैं किसी भी चीज़ का, दर्द महसूस करना जिसे कहते हैं ना, जो कि एक पैनिक अटैक कहलाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है जिससे कि पैनिक अटैक आने लगेंगे। पैनिक अटैक के समय क्या होगा कि स्वेटिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, और क्या हो सकता है, पाउंडिंग हार्ट बीट हो सकती है, मतलब कि जो हार्ट बीट होगी वो पैल्पिटेशन होने, यानी कि तेज़ तेज़ धड़कन हो सकती है। और कभी कभी तो क्या होगा कि ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई चोकिंग हो रही हो, यानी कि दम घुट रहा हो, या फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है पैनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। फिर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सोशल फोबिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें जो होता है, इसे सोशल फोबिया भी कहते हैं। ये तब होता है जब क्या होता है, डेली लाइफ की जो सोशल कंडीशन होती है, सिचुएशन के बारे में एक्सट्रीमली वरी हो जाते हैं, और सेल्फ जो कॉन्शियसनेस होता है वो भी हम क्या नहीं करते, फील मतलब अच्छे से कॉन्शियसली उसको फील नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, ऑब्सेसिवली वरी होते हैं, यानी कि ऑब्सेसिव मतलब होता है जुनून होना, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसको ले लेना, दिमाग में चढ़ जाना किसी चीज़ से, डर मतलब जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी चिंता करना। तो ये क्या होता है, उस मतलब उसमें होता है ये। और इसे इससे क्या होता है कि हम इसमें अदर हमें जज कर रहे होंगे, हम एम्बेरस हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई हमारे संग क्या हो सकता है, रेडिकुलर सिचुएशन आ सकती है, ये सारा चीज़ें इसमें होता है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, सोशल, जैसे इसके नाम से लगा, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग होने लगते हैं, डरने लगते हैं कि ये हमको क्या करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे, हमको जज करेंगे, और हमको क्या करेंगे, शर्मिंदगी होगी। तो इस तरीके से वो वहाँ से दूर भागने लगेंगे। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होगा कि यू फील इंटेंस फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, सिचुएशन हो सकती है, जैसे हाइट हो गया और फ्लाइंग हो गया, उस तरीके से जंप करने से या ऊंचाइयों से डर डर लगने लगेगा, ठीक है। फिर हो गया एगोराफोबिया। ये क्या होता है, आपको उन प्लेसेस में होने से फियर होता है जहाँ कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होने पे हम क्या नहीं कर सकते, एस्केप नहीं हो सकते, यानी कि अपने को बचा नहीं सकते हैं, मतलब अपने को हम किसी से भी हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो ये होता है एगोराफोबिया। इसमें हमको एंशियस फील होने लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कोई भी एरोप्लेन हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी कि और क्या होगा, क्राउड में हमें खड़े होने में भी डर लगेगा, और एरोप्लेन में डर लगेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में डर लगेगा। तो उस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसका तो नाम से ही पता चला, सेपरेशन मतलब लिटिल किड जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, उसको मतलब एक एंशियस रहता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। वो क्या करते हैं, लव वन टू, मतलब कोई भी उनके जो लव वन होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं या जिनसे वो ज़्यादा अटैच होते हैं, उनको क्या होता है, डर रहता है। किस चीज़ का डर रहता है, उनसे अलग होने का डर रहता है, ठीक है, कि कहीं वो उनसे, और जैसे कि फॉर एग्जांपल यू में पैनिक और फील एंशियस, जब क्या होता है, मतलब ये तो चलो इसमें हो गया कि ये मतलब पैनिक हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो लव वन होते हैं उनसे अलग होने में इनको डर लगता है। एनीवन कैन गेट सेपरेशन, उनको क्या रहता है, डर रहता है सेपरेशन का, एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगता है, ठीक है। यू फील, मतलब अब जब आप कब ज़्यादा एंशियस होते हैं, जब और कब आपको ज़्यादा टेंशन होने लगता है, जब आप कभी किसी पर्सन जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, आपके बहुत लव वन है, उसको आप केयर दे रहे होते हैं और उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। तो वो आपको हमेशा क्या करता है, घबराता है, आप उससे घबराहट महसूस करते हैं, आपको उससे डर रहता है कि कभी भी उनके संग क्या ना हो जाए, कोई भी बैड सिचुएशन ना हो जाए लव वन के साथ, यानी कि कुछ भी गलत होने से आप डरते हैं उनसे, उनके संग, मतलब आपको लगता है कि कहीं ये मुझसे सेपरेट ना हो जाए, इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, वो चले ना जाए हमको छोड़ के, अगर वो किसी को बीमार है घर पे कोई और आप उसकी केयर कर रहे हैं और आप उससे बहुत अटैच हैं, तो आपको डर लगता है कि वो आपसे दूर ना हो जाए। फिर है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। ये जो होता है एक दिस टाइप ऑफ सोशल एंजाइटी होती है। इसमें क्या होता है, कोई जो यंगर किड होते हैं वो वैसे तो नॉर्मली टॉक करते हैं फैमिली में, पर डोंट स्पीक इन पब्लिक, और लाइक स्कूल वगैरह में वो बिल्कुल कम बात करते हैं या करते ही नहीं है। तो ये हो गया सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यानी कि उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ पे को हमको चुप रहना है, यानी कि वो बाहर बोलने में उनको घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होती है, और अंदर वो घरों में सबसे अच्छी से बात करते हैं। फिर है मेडिकेशन इंड्यूस, ये जो मेडिकेशन इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इसमें कुछ मेडिकेशन
जो होती हैं, जैसे सर्टन मेडिकेशन होती है जो कि इलीगल होती हैं, उसका यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कोई ड्रग वगैरह होता है, या फिर उसको विड्रॉल करना होता है कुछ ड्रग को, मैंने कहा छोड़ना होता है, तो उससे क्या होता है कि कुछ ट्रिगर सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। उसके डर से क्या होता है, ये एनजाइटी डिसऑर्डर होने लगती है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारे संग ये हो जाएगा, हम इसको कैसे छोड़ेंगे, अगर हम इसके बिना किस तरीके से रहेंगे। तो आपने देखा होगा एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम, जब अल्कोहल कोई छोड़ता है तो उसके उससे भी उसको क्या लगने लगती है, बीमारी टाइप लगती है, तो इसलिए वो डरते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर सिम्टम में क्या होगा कि ये जो सिम्टम होते हैं इसमें एक्सेसिव वरी होगा, फियर होगा, यानी कि ज़्यादा चिंता और भय होता है, करते हैं, इसमें हो जाता है डिसऑर्डर में, इसमें ज़्यादा चिंता होगी, भय होगा, मतलब जिसे बोलते हैं डर लगना। और जो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है इसमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आएगी, और कहीं भी स्टेबल नहीं रह सकते हैं, यानी कि अपने को कहीं पर भी स्टेबल नहीं रख सकते हैं, और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें अपने को कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। और ये जो सिम्टम होता है ये किस पर डिपेंड करता है, आपको कौन से टाइप की एंजाइटी है, यानी कि जिस टाइप की एंजाइटी होगी उसी टाइप का सिम्टम डेवलप होगा। ठीक है, जैसे कि पैनिक हो गया, फियर हो गया, और अनइजीनेस हो गई, ये जो होती है ये फीलिंग ऑफ पैनिक, मतलब घबराहट की फीलिंग होगी, अनइजीनेस होगा। ठीक है, और क्या होगा, सोने में मतलब हर चीज़ में उनको प्रॉब्लम होगी, और कोल्ड स्वेटिंग स्वेटिंग भी होगी, कोल्ड एंड क्लैमी हो जाएंगे स्किन, यानी कि ठंडी पड़ जाना, पसीना आना, और जो होता है हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, जैसे कहते हैं ना टिंगलिंग हैंड और फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग फास्टर, यानी कि फास्ट भी हो सकती है ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी जैसे डर में होती है, और मोर क्विकली टू देन नॉर्मल, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि ज़्यादा तेज भी हो सकती है। तो ये सारे पैनिक ये होता है इसमें। और क्या होगा, हार्ट जो होता है वो पैल्पिटेशन, धड़कन तेज हो जाएंगी उसकी, ड्राई माउथ हो जाएगा, नोजिया, मसल्स टेंस हो जाएगी, डिजीनेस, वॉमिटिंग की फीलिंग भी हो सकती है उनको। ठीक है, और क्या हो सकता है उसमें कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो एक तरीके से फियर हो जाएगा उनको, कोई भी ऑब्जेक्ट में उनको क्या होता उसको अवॉइड करने लगेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, यानी कि जब क्या होता है उनको किसी भी ऑब्जेक्ट से या प्लेस से डर लगता है तो उसमें जाने से वो उनको अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज़ में जैसे जेनेटिक होगा, कोई भी किसी को घर में है तो उसमें वो जेनेटिकली भी, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में भी देखने को मिलेगी। ब्रेन केमिस्ट्री हो गया, कि जब कुछ रिसर्च में ये सजेस्ट किया गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो फॉल्टी जो सर्किट होते हैं ब्रेन में, उससे जो हमारे जो ब्रेन होता है, जिसको कि कुछ स्पेशल जो हमारे बॉडी में जो स्पेशल फंक्शन होते हैं, ब्रेन उसको क्या करता है, कवर करता है, ब्रेन के कोई ना कोई पार्ट उसको कवर कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब भी ब्रेन जो होता है उसमें फॉल्टी सर्किट्स हो जाते हैं इन द ब्रेन दैट कंट्रोल फियर एंड इमोशन, जो कि फियर और इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो पार्ट अगर ठीक से काम ना करे तो भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। पैनिक और एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या होगा कि ऐसे इवेंट्स होते हैं, कभी बचपन में हो सकते हैं या कभी भी लाइफ में, जो कि ट्रॉमेटिक होते हैं, तो लाइफ इवेंट ऑफन लिंक टू द एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये जैसे चाइल्डहुड में अब्यूज़ किया हो, उसके संग नेगलेक्ट किए हो, या उसका कोई लव वन की डेथ हुई हो, तो वो जो बचपन से उनके अंदर चला आ रहा है, या फिर उनके संग क्या किया गया, किसी तरीके के अटैक होंगे, सीइंग वॉयल, और उन्होंने वॉयलेंस देखा है बचपन में, तो वो क्या हो सकते हैं, उनकी लाइफ उनकी होल लाइफ तक रह सकते हैं, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन हालांकि ये जो होते हैं कुछ बचपन की जो यादें होती हैं वो धीरे धीरे सबसाइड होती है, लेकिन अगर उसको कोई अपने दिमाग में बैठा के रख लेता है तो भी वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, ड्रग विड्रॉल और मिसयूज़, कुछ जो सटन ड्रग होती हैं जैसे कि जो कि मे बी यूज टू हाइड और डिक्रीज सटन एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ सिम्टम होते हैं जो एंजाइटी के, अगर वो कुछ मेडिकेशन से लेके लोग उसे क्या करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पाने की कोशिश करते हैं और कम करने की सिम्टम होती हैं। तो इस तरीके की कुछ ड्रग होती है जिसका कि वो मिसयूज़ कर लेते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर ऑफन गोज हैंड टू हैंड विथ अल्कोहल एंड द सब्स्टिट्यूट अब्यूज, मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिसका कि क्या होता है, ये कुछ जो इसको कि वो मिसयूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल सब्सटेंस हो गया, वो उसका अब्यूज़ से एंजाइटी डिसऑर्डर जो होती है वो होती है। अब वो मतलब जैसे क्या करेंगे, अल्कोहल लेना शुरू करेंगे, इनको विड्रॉल मतलब ड्रग को, ये जो अपने एंजाइटी के सिम्टम है इसको कम करने के लिए, छिपाने के लिए कुछ ऐसी मेडिकेशन लेने लगते हैं जो जिसको कि वो मिसयूज़ करते हैं और उसका विड्रॉल होने लगता है। तो उसके
ज़्यादा यूज़ करने से फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में वो कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि उसका मिसयूज़ हो जाता है। और मेडिकल कंडीशन में कुछ ऐसी हार्ट डिजीज़ होती है, लंग डिजीज़ होती है, या फिर थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है जो कि क्या करती है, कुछ ऐसे सिम्टम डेवलप करती है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर से ही सिमिलियर होते हैं, ठीक है। और ये जो सिम्टम होते हैं ये एंजाइटी डिसऑर्डर में जब ये ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, तो ये एंजाइटी मतलब डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट फुल फिजिकल एग्जामिन, इसलिए अपने एग्जामिन करवाना बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट द मेडिकल कंडीशन, ताकि मेडिकल कंडीशन रूल आउट हो, पता चल पाए डॉक्टर को। जब भी आप अपने डॉक्टर से बात करें तो अपने एंजाइटी के बारे में उसको बताएं, जिससे कि वो क्या कर सके, उसको अच्छे से रूल आउट कर पाए कि क्या इनको प्रॉब्लम है, कहीं एंजाइटी की वजह से है या फिजिकल प्रॉब्लम कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से है, तो ये है पता चल पाएगा, ताकि वो मेडिकल फिजिकल वाला ही प्रॉब्लम उसको मतलब जो हो रही है उसी का ट्रीटमेंट उसको मिल पाएगा। रिस्क फैक्टर फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं फैक्टर्स में जो होते हैं, ये आता है हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस डिसऑर्डर, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो होती है इंक्रीज होती है, इन्हीं को रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिससे कि वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या लेना है, इसमें हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है पहले से ही तो एंजाइटी डिसऑर्डर का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर है चाइल्ड, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़, कभी भी बचपन में यानी कि इमोशनल सेक्सुअल फिजिकल अब्यूज़ और कुछ भी उसको नेग्लिजेंसी हुई है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो उसके बाद भी उसको जो होती है मेन लाइफ में उसको एंजाइटी डिसऑर्डर से वो जुड़ जाती है, उसको वो भूल नहीं पाते हैं, ठीक है, कभी कभी। और फिर ट्रॉमा होता है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं यानी कि कुछ दर्दनाक घटनाएं होती हैं जिसे बोलते हैं, उसमें रहने से भी जो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि पैनिक अटैक को कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर है नेगलेक्ट लाइफ इवेंट्स, ये जो नेगेटिव लाइफ इवेंट, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं कुछ, और जो कि नेगेटिव लाइफ इवेंट होते हैं, लाइक अर्ली चाइल्डहुड में पेरेंट्स का खो देना, कुछ बच्चे होते हैं जब उनके पेरेंट्स में से कोई एक चले जाएगा या दोनों ही चले जाते हैं, तो ये उनके लिए एक ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट होता है, नेगेटिव लाइफ इवेंट होता है। तो ये क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर के रिस्क को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वो बचपन से ही उनके संग ऐसा हो चुका है, ठीक है। फिर है सीवियर इलनेस और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, इसमें क्या होता है कि कुछ अपनी हेल्थ या अपने लव वन की हेल्थ के बारे में कंटिन्यू वरी रहना, या फिर किसी भी सिक पर्सन की केयर करने में आप क्या रहते हैं अपने को जो होता है एंशियस हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको उनसे बहुत ज़्यादा आपके लव वन है वो और वो बीमार हो गए, तो उनकी केयर करते समय भी क्या होता है मन में बहुत तरीके के ख्याल आते हैं, तो क्या होता है कि टू मच स्ट्रेस आप ले सकते हैं, तो उससे भी एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर है सब्सटेंस अब्यूज़, इसमें क्या होता है अल्कोहल और इलीगल ड्रग का यूज़ करने से एंजाइटी जो डिसऑर्डर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कुछ लोग इन सब्सटेंस का यूज़ जो होता है एंजाइटिक सिम्टम को कम करने के लिए या उसको हाइड करने के लिए भी करते हैं, जिसका कि फिर बाद में मिसयूज़ होता है, वो जो होता है डिसऑर्डर को जो एंजाइटी डिसऑर्डर को इंक्रीज कर सकते हैं। बीइंग शाई एज अ चाइल्ड, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि बचपन में बहुत ज़्यादा शर्मीले कुछ लोग होते हैं, तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो होते हैं वो अनफेमिलियर पीपल और प्लेसेस में जो होते हैं वो शाय फील करते हैं, यानी कि जो फेमिलियर पर्सन नहीं होते उनसे बात नहीं करेंगे, और जो उनके फैमिली जो उनके अनफेमिलियर जो प्लेसेस होते हैं वहाँ से भी वो जाना पसंद नहीं करते, उनको विड्रॉ वहाँ से दूर हटते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये जो टीन्स होते हैं और जो अडल्ट होते हैं उसमें जो होता है सोशल एंजाइटी से फिर वो जुड़ जाते हैं, यानी कि उनको फिर सोशल एंजाइटी होने लगेगी, अगर बचपन से ही है तो सोसाइटी में जाने से भी उनको एंजाइटी फील होती है। फिर एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ हम देखते हैं कि डायग्नोज होते हैं, यदि आप में एंजाइटी डिसऑर्डर वाले सिम्टम है तो डॉक्टर क्या करेगा, जो अदर मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जो होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अदर मेडिकल कंडीशन को रूल आउट करने के लिए भी वो कुछ टेस्ट कर सकते हैं जो आपके सिम्टम को कम कर सकता है। वैसे तो कोई भी लैब जो एंजाइटी डिसऑर्डर को जो होता है वो डायग्नोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है कोई भी ये जो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, नो लैब टेस्ट कैन जो स्पेसिफिकली डायग्नोज एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई भी ऐसा लैब टेस्ट नहीं है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर को क्या कर सके, डायग्नोज कर सके, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक ऐसा लैब टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं आपके जो डॉक्टर होते हैं उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं एकदम से, तो वो क्या करेंगे किस तरीके से एनी फिजिकल रीजन फॉर हाउ यू आर फीलिंग,
तो वो क्या करेंगे कि कुछ ऐसे उनको रिजल्ट नहीं मिलते कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिससे कि आपको क्या हो रहा है, कुछ फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर कुछ भी उनको नहीं मिलता है आपके डॉक्टर को, जब आप उनसे वो आपसे वो क्वेश्चन करते हैं, तो यदि आपके डॉक्टर को कोई भी फिजिकल रीज़न नहीं मिल रहा होता है कि आपको सिम्टम जैसे कि हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ एक्सेट्रा, कि आपको जो ये एंजाइटी हो रही है, तो वो क्या करेंगे, आपको साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो अदर मेंटल हेल्थ जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। जो फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे, टेस्ट करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप में कितनी एंजाइटी डिसऑर्डर है और क्यों है। ठीक है, तो ये है। और आपके डॉक्टर इस बात को कंसिडर करेंगे कि आपको कितने समय से सिम्टम है, यानी कि पहले से कितने टाइम से हो रहा है, और जब अभी वो डायग्नोज कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, तब तक वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ये आपके डॉक्टर आपको चेक कर सकते हैं। और अपने डॉक्टर या जो भी काउंसलर्स हैं, उसको ये बताना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आपकी एंजाइटी का कारण क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी एंजाइटी का कारण क्या हो सकता है, और यानी कि घर में या और आप डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से काम कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए वो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें डॉक्टर को अच्छे से अपने बोलना चाहिए। और क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि स्क्रीनिंग फॉर एंजाइटी इन चिल्ड्रन एंड अडोलसेंस, जो कि 8 टू 18 ईयर, तो उन्होंने 8 टू 18 ईयर वालों के लिए और एक स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीनिंग एग्जाम, इनको उन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें अडोलसेंस का और चिल्ड्रन का क्या होता है, एंजाइटी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए एंजाइटी के लिए। और स्क्रीनिंग फॉर मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का भी एंजाइटी जो स्क्रीनिंग करानी चाहिए एल्डोसेंस की, जो कि क्या होते हैं 12 से 18 ईयर के होते हैं। ठीक है, तो फिर है ट्रीटमेंट ऑप्शन। कुछ जनरलाइज एंजाइटी के ट्रीटमेंट, जैसे मेडिकेशन हो गई, साइकोथेरेपी हो गई, सेल्फ हेल्प हो गया, अपने आप भी इसको हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर को रिड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसमें मेडिकेशन है सबसे पहले। तो आमतौर पे क्या होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोग जो होते हैं मेडिकेशन लेते हैं, इसको क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए कई प्रकार की मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। हर मेडिसिन के अच्छा बुरा के बारे में जो होते हैं अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए कि कौन सी आपके लिए मेडिकेशन क्या होती है, बेस्ट होती है इसके लिए। ठीक है, फिर है एंटी डिप्रेसेंट। इसमें क्या होता है कि मॉडर्न एंटी डिप्रेसेंट जो होती है एसएसआर और ये जो एसएसआरआईज होती है, एनएसआरआईज होती हैं, ये यूजुअली फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पर्सन में। ठीक है, यानी कि जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर वाला पर्सन होगा उसको इस तरीके की सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। ठीक है, एसएसआरआईज का मतलब होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स। ठीक है, और इसको उनको दिया जाता है। फिर है बिप्रोपाइन। इसमें क्या होता है कि ये एक अनदर टाइप की एंटी डिप्रेसेंट है, जो कि कॉमनली ये क्रॉनिक जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, फिर है अदर एंटी डिप्रेसेंट। और कुछ अदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी होती हैं जो कि इसके अंदर आती है, ट्राईसाइक्लिक होती है और मोनोएमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि इसको दिए जाते हैं कम करने के लिए। ठीक है, मेडिकेशन को लेकिन इनके क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट के कारण इनको कम यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट में होगा ब्लड प्रेशर जो होता है वो गिरने लगेगा, और माउथ जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, ब्लरी विजन हो जाएगा, ठीक से दिखेगा नहीं, यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाएगा, यानी कि यूरिन भी ठीक से पास नहीं होगी, वो रिटेन करने लगेगी। तो कुछ लोगों के लिए ये अनप्लेजेंट और अनसेफ हो जाता है। तो इसलिए इस मेडिकेशन का जो अदर एंटी डिप्रेसेंट जो ऊपर दी गई हैं, ये जो मोनोएमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर्स होते हैं, इनको कम यूज़ किया जाता है। फिर है बेंजोडाइजापाइन। बेंजोडाइजापाइन यदि आपको कंटिन्यू एंजाइटी पैनिक फीलिंग हो रही है, पैनिक अटैक की फीलिंग हो रही है, पैनिक की फीलिंग मतलब लगातार जैसे घबराहट होना, चिंता करना, इस तरीके की कुछ हो रहा है, तो उसको इसमें ये वाला बेंजोडाइजापाइन प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, जब कंटिन्यू हो रहा होता है कुछ भी एंजाइटी, तो इसमें ये जो आपने कुछ सुना होगा एल्प्राजोलम वगैरह और क्लोनाजेपाइन जो होती है वो दी जाती है इसमें। ये जो होती है क्विक वर्क करती है, यानी कि क्विक एक्शन करती है, लेकिन आप इसमें क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। मतलब आपको क्या मतलब, क्या कहने का मतलब क्या है कि आप इस पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छा लगेगा इसको लेना, क्योंकि उससे क्या होता है
जो आपकी डिप्रेशन होता है वो कम होता है, मतलब जो एनजाइटी होती है वो कम होती है। तो यूजुअली ये एनजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जो होती है ऐड की जाती है किसी भी, मतलब स्पेशली स्पेसिफिक की तौर से इसी को नहीं देते, किसी अदर मेडिकेशन के साथ इसको ट्रीटमेंट के लिए ऐड करके दिया जाता है। तो लॉन्ग टाइम तक इसको नहीं रहता इसमें डिपेंड, ठीक है। फिर है बीटा ब्लॉकर, तो ये भी एक टाइप की जो होती है हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होती है, जो कि क्या होती है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें ये बेटर फील कराती है आपको, ठीक है। यदि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के फिजिकल सिम्टम है, जैसे कि रेसिंग, मतलब जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो रही है, और जो होती है ट्रिमलिंग हो रही है, शेकिंग हो रही है, मतलब कंपना हो रहा है, तो बीटा ब्लॉकर जो होती है एंजाइटी अटैक के समय में क्या कराती है, रिलैक्स कराती है, ठीक है। फिर है एंटी कन्वल्सेंट, तो जो एंटी कन्वल्सेंट होती है वो सीजर वाले पेशेंट को एपिलेप्सी से प्रिवेंट करने के लिए ये ड्रग दी जाती है, मतलब यूज़ की जाती है। लेकिन ये ड्रग जो होती है कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर सिम्टम वाले पेशेंट को भी उसको रिलीव कराने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। फिर है एंटीसाइकोटिक, ये जो अदर ट्रीटमेंट को मतलब जो अदर ट्रीटमेंट को बेटर बनाने में हेल्प करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो होती है लो डोज में इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर है ये जो होती है बेस्पिरॉन, जो ये बेस्पिरॉन होती है ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग जो होती है कभी कभी क्रॉनिक एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जब क्रॉनिक होता है। अब इसके जो ट्रीटमेंट की अगर ये जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू देखें तो फिर है साइकोथेरेपी, ये एक प्रकार की जो काउंसलिंग होती है साइकोथेरेपी, जो कि आपको ये जानने में हेल्प करती है कि आपके जो इमोशन है, यानी कि जो भावनाएं हैं, जो बिहेवियर को, मतलब आपके जो इमोशंस है, आपके जो बिहेवियर है उसको जो होता है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके कुछ वर्क वो आपको कैसे इफेक्टिव डाल रहे हैं, कैसे आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये जो काउंसलर होते हैं वो कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसे कभी कभी टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि उससे आपसे वो बात करते हैं जो काउंसलर इस थेरेपी में, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, कुछ ट्रेन मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो कि आपके थॉट को, फीलिंग के बारे में सुनते हैं, और आपको क्या करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एंजाइटी डिसऑर्डर को जो होता है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों हो रहा है, मतलब आपसे बात करके, क्वेश्चन करके, आपके संग बात करने से उन्हें पता चल जाता है, और फिर वो उसको क्या करते हैं मैनेज करने के तरीके आपको बताते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर है सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। ये जो होती है कॉमन टाइप की साइकोथेरेपी होती है, आपको क्या करती है नेगेटिव और पैनिक करने वाले जो थॉट्स होते हैं और जो बिहेवियर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, यानी कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं उसको वो सबसाइड करेंगे और पॉजिटिव थॉट में उसको कन्वर्ट करेंगे, और आपके बिहेवियर को भी पॉजिटिव में चेंज करना आपको लर्न करवाते सिखाते हैं। यदि आप बिना किसी एंजाइटी के जो होते हैं फियरफुल और वरी, यानी कि आपको भयभीत हो रहे हैं, यानी कि चिंतित हो रहे हैं, डर लग रहा है आपको और चिंता हो रही है, ऐसी सिचुएशन को जो होता है वो केयरफुली ऑब्जर्व करने में और उसको मैनेज करने के तरीके को आपको सिखाएंगे। कुछ जगहों में ये फैमिली में भी दिया जाता है, यानी कि पूरी फैमिली को दिया जाता है कहीं कहीं पे को, जिसको कि फैमिली जो होती है फैमिली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर होगा दिस कुछ इसके हम देखेंगे, कुछ मैनेज देखेंगे, मैनेजिंग जो इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसमें टिप्स दिए गए हैं, दीज जो कुछ टिप्स होते हैं, ये जो आपको टिप्स दिए गए हैं ये उनको कम करने में हेल्प कर सकते हैं, कि लर्न अबाउट योर डिसऑर्डर, यानी कि आपको अपने डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि आपको ये जो होता है किस तरीके क्यों हो रहा है, ताकि आप क्या कर सकें उसको मैनेज करने में हेल्प कर सकें। और कभी भी अपने डॉक्टर को बताने में जो कि भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उससे अफ्रेड नहीं होना चाहिए, उनको अपने को डरना नहीं चाहिए बताने से, जो भी प्रॉब्लम है उसको बताना चाहिए, और रिमेंबर करना चाहिए कि यू आर अ की पार्ट ऑफ योर हेल्थ केयर टीम, यानी कि एक की पार्ट बन के रहना चाहिए अपने हेल्थ केयर टीम को, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और स्टिक टू योर ट्रीटमेंट प्लान, और अपने ट्रीटमेंट प्लान में हमेशा क्या रहना चाहिए, सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं आधे में ही उसको स्टॉप कर देते हैं, तो उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, उसके अनप्लेजेंट साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और जो एंजाइटी जो सिम्टम होते हैं उसको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। फिर है कट डाउन ऑन फूड एंड ड्रिंक दैट हैव कैफीन, और ऐसे फूड और उनको जो होता है अपने डाइट में से कट करना चाहिए जिसमें कि कैफीन वगैरह है, ठीक है। क्योंकि कैफीन क्या करता है, ये जो मूड अल्टरिंग ड्रग मानते हैं इसको, अल्टर करता है आपके मूड को ख़राब करता है। तो ये इस तरीके की जो कॉफ़ी, टी, कोला, एनर्जी वगैरह ड्रिंक है इसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज़ अल्कोहल एंड
रिक्रेशनल ड्रग स्ट्रीट ड्रग, रिक्रेशनल स्ट्रीट ड्रग्स यानी कि कुछ जो इलीगल ड्रग्स होती हैं, ड्रग अब्यूज़ जो करते हैं वो अपने आप के रिस्क को बढ़ा सकते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के, तो इसको नहीं लेना चाहिए। और मतलब ईट राइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि जो भी चीज़ें आप खाते हैं तो उसका हेल्दी हो, और एक्सरसाइज करें, उसको जॉगिंग वगैरह करें, ठीक है। और हमेशा एक्सरसाइज करें ताकि आपका स्ट्रेस जो है मैनेज हो। और गेट बेटर फील, मतलब गेट बेटर स्लीप, हमेशा जो होती है स्लीप प्रॉब्लम अगर होती है, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा क्या करना चाहिए उसको, अच्छी बेटर स्लीप के लिए अपने को क्या करना चाहिए, रेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए अच्छी तरीके से डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उससे जो भी ट्रबल हो रहा है स्लीपिंग में, ये जो ट्रबलिंग हो रही है इसको दूर करने के लिए उनसे पूछना चाहिए, और कुछ चेंज करना चाहिए, मतलब कुछ माइंड डाइवर्शन थेरेपी वगैरह यूज़ करनी चाहिए। लर्न टू रिलैक्स, और हमेशा क्या करना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंजाइटी डिसऑर्डर में, तो उसको ट्रीटमेंट प्लान लेना चाहिए कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक लाइक द इसमें जो होते मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस वगैरह जो भी एक्सरसाइज वगैरह वो ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जल्दी से इसको इससे प्रिवेंट कर सकें और इसको दूर कर सकें। कीप अ जर्नल, ठीक है, कुछ अपने की लिखने की कुछ आदत डालनी चाहिए, अपने दिन भर की जो थॉट्स होते हैं, जो कि आपको दिन भर में जो भी आपने काम किया, जो भी थॉट आए बिफोर द डे इज़ डाउन में हेल्प टू रिलैक्स, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा उसको दिन भर की बातें उसको लिखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि आपको उससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। और जो होता है वो एंशियस जो होती है वो जब रात में आप जाएंगे तो मतलब हमेशा जो होती है रिलैक्स फील कराएगा, तो नाइट होने से पहले ये सारी लिखने की आदत डालनी चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। मैनेज योर नेगेटिव थॉट्स, और जो अपने मैनेज करना चाहिए, जब मतलब जैसे मैंने बताया था कि थिंक पॉजिटिव थॉट, हमेशा जो होता है पॉजिटिव थॉट को फील करना चाहिए, थिंक करना चाहिए इंस्टीड ऑफ वरीज़म, यानी कि कोई भी वरी थॉट नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट करने चाहिए, जो कि क्या करते हैं आपको हेल्प करेंगे एंजाइटी को रिड्यूस करने में, ठीक है। और क्या करना चाहिए, हमेशा जो भी चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसमें एंशियस नहीं होना चाहिए। कॉग्निटिव हाई बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर गेट टुगेदर विथ फ्रेंड, और क्या करना चाहिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उससे चाहे कंप्यूटर में बात करें, सोशल कनेक्शन के थ्रू उनसे बात करनी चाहिए, ताकि आप क्या सकें उनके कांटेक्ट में रहें, और उनके पीपल जो हु है वह क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड, उनके जो भी आपके जो फ्रेंड है उनके क्लोज जो भी फ्रेंड है उनके ग्रुप में रहें, क्लोज रहें उनसे, किसी भी मीडिया के थ्रू रहें, चाहे सामने चाहे सोशल मीडिया के थ्रू रहें, तो आपकी जो सोशल एंजाइटी है वो दूर होगी। सीक सपोर्ट, और क्या करना चाहिए, सब कुछ पीपल होते हैं जिन्होंने इस सेम सिम्टम को, और इमोशंस वाले जो पर्सन होते हैं उनसे बात करनी चाहिए, और उनसे पता करना चाहिए कि उनको कैसे हेल्प मिली है, उन्होंने कैसे इससे अपने को निजात पाई है, कैसे वो उनसे दूर हुए हैं, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको कैसे रिलैक्स फील हुआ, तो ऐसे बात करके कभी कभी अपनी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, और दूसरों से बात करके काफ़ी हल्का फील होता है। तो इसलिए सेल्फ हेल्प और सपोर्ट ग्रुप जो होता है वो आपको फील कराएगा, कुछ भी अच्छा महसूस कराएगा। और आस्क योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर टेकिंग एनी ओवर द काउंटर मेडिसिन, ठीक है। कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले कभी भी, चाहे वो हर्ब्स मेडिकेशन हो, हर्ब रेमेडीज़ हो, या फिर कुछ जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो हमेशा अपने डॉक्टर से और फार्मासिस्ट जो भी हैं उनसे इसके बारे में कंसर्न करना चाहिए कि वो आप ले रहे हैं, क्योंकि ये जो केमिस्ट होते हैं, जो ये केमिकल कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, वो जो होती काफ़ी जो सिम्टम होते हैं उसको वरी कर सकती, मतलब बढ़ा सकती हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। तो मैं इसी तरीके से वीडियो देती रहती हूँ, अभी बीच में थ्रोट प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और आपको नोट्स देने की ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोट्स मिलें, और बेल आइकन ज़रूर बजाइए, जो बेल आइकन जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, यानी कि जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर टच करिए, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी इसमें वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो आपको मिल पाएँ और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, टेक केयर।